साथियों का आक्रोश देखकर ऐसा लगा कि किसी ने उनके दुखते नब्ज पे हाथ रख दिया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों का, जिसे बुरा लगे वो हट जाए सामने से। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजे हुए संसद से बरसते हुए उन झूठे वादों के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे विपक्षी साथियों द्वारा अपने संबोधन को अनर्गल, दोहरे चरित्र, जुमले और शकुनी जैसे शब्दों से सजाया गया है। तो मैं इस सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि किसके वक्तव्यों से ये सब ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की थी। क्या ये एक चुनावी जुमला नहीं था? हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। क्या ये चुनावी जुमला नहीं था? आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमको अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आंकड़ों को समझना होगा। मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें आंकड़ों को समझना होगा, लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि उन गरीबों को आंकड़े समझ में नहीं आते हैं। उन्हें महंगाई और बेरोजगारी तब समझ में आती है जब उनके थाली में खाने कम हो जाते हैं, जब उनके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, जब वो पूरी दुनिया से लड़ने का क्षमता रखने वाला है किसान एक बंद कमरे में गरीबी और महंगाई से हार जाता है। उसको गरीबी वहां समझ में आती है। 2022 तक सबके सर पे छत देने का वादा एक प्रधानमंत्री जी ने किया था। अगर उनको याद हो तो मैं फिर से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जरा उसको याद कीजिए। और छत देना तो छोड़िए, आप छत छीनना शुरू कर दिए हैं। अगर दे नहीं सकते तो कम से कम छीनिए मत। बोलने दीजिए उनको। प्रधानमंत्री महोदय ने एक बड़ा अच्छा लाइन यूज किया, वसुधैव कुटुंबकम। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे कुटुंब का एक हिस्सा जल रहा है, दर्द से कराह रहा है, उस हिस्से को बचा लीजिए। और हमारे विपक्षी साथियों द्वारा बड़े सिनेमैटिक वे में वर्ड यूज किया गया, हम जान दे देंगे, मूछें मुड़वा लेंगे। अरे भाई, नहीं चाहिए आपकी जान, हमें नहीं चाहिए आपकी मूछें। जनता की जान बख्श दीजिए, हम उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहेंगे। मैं जानता हूं कि शब्दों की जादूगरी और आंकड़ों की बाजीगरी आपसे बेहतर किसी को नहीं आती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठी और ये दावे किताबी हैं। हमारे विपक्ष के किसी साथी ने कहा कि इन्हें केवल समस्या दिखती है, इनकी नज़र खराब है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और दिन जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे भारी है तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। हमारे विपक्षी साथियों के द्वारा बार बार ये कहा गया, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि दर्द के हदों से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चली जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। इसलिए सत्ता के मदहोशी से बाहर निकालिए। जहां आज आप बैठे हैं वहां कल हम बैठे थे, और जहां आज हम बैठे हैं कल फिर आप वहां होंगे। सत्ता के मद में चूर न होइए। एक शुभचिंतक होने के नाते हम आपको ये राय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। I request the Honorable Prime Minister to please answer this question. माननीय अध्यक्ष महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सदन को संबोधित करने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के एक साथी ने अभी कहा कि जिले इलाही का करम देखते हैं, उन्हें यही नजर आता है। उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का विजन है। हम उनके इस मानसिकता पे यही कह सकते हैं कि चिराग देख के मचल रही है हवा, कि चिराग देख के मचल रही है हवा, कि कुछ दिनों से तेज चल रही है हवा, कि वो जो किस्से बनाते हैं मेरे बर्बादी के, कि वो जो किस्से बनाते हैं मेरे बर्बादी के, कि उन्हें पता नहीं कुछ दिनों से रुख बदल रही है हवा। इसीलिए आप 303 से 240 पे आ गए। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं के विकास, जन कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा के क्षेत्र, रोजगार के सृजन में नई ऊंचाइयां हासिल की है। मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत
2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। एक विपक्ष के साथी ने कहा कि ये लोग आंकड़ों की हेराफेरी करते हैं, जादूगरी करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हमारे पास, ये भी आपको आंकड़े झूठे लगते होंगे कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी है। ये विकास के आंकड़े हैं, ये हमारे आंकड़े हैं। आपके पास आंकड़े क्या है? 100 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़ भ्रष्टाचार और घोटाले का आंकड़ा है। और यही कारण है कि हम यहां बैठे हैं और आप वहां बैठे हैं। और हमसे और आपसे ज्यादा समझदार इस देश की जनता है। इसलिए उन्होंने आपको पिछले 10 साल से वहां बैठाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से 140 करोड़ भारतीयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सशक्त हाथों में है। हमारे लिए राजनीति जन सेवा और राष्ट्र सेवा का माध्यम है। भारत शांति को स्थापित करना भी जानता है और अपने शांति का सुरक्षा करना भी जानता है। मैं 140 करोड़ भारतीयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, अगर भारत के भूभाग पे कब्जे करने का कोशिश करेगा या हमला करेगा तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि वे अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले, कि लहर लहर तूफान मिले और मिले मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने कि इन हालातों में भी आता है दरिया करना पार हमें। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पे कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारी सरकार जब आई थी तो प्रति व्यक्ति आय 90,000 था। हमारी सरकार ने इसको 2,12,000 करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 96 लाख किलोमीटर थी। उसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 1.5 लाख किलोमीटर करने का काम किया है। हमारे Honorable members, please maintain the decorum of the house. Please maintain the decorum of the house. मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई थी तो मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या 384 थी। हमारी सरकार ने उसे 660 करने का काम किया है। आज मैं बताना चाहता हूं कि भारत में हमारी जो सोच थी कैशलेस इकोनॉमी की, आज भारत में लगभग 76% जो इकोनॉमी है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए हो रहा है। मैं विपक्ष के साथी को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का काम किया, लेकिन विपक्ष के राज्य सरकारों ने जिस तरीके से इसमें अरंगा लगाया, कहीं ना कहीं इसके असफलता की कारण बन सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत है अपने ऊपर शोध कीजिए, इस तरह बेवजह न विरोध कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, अभी विपक्ष के एक साथी ने महंगाई पे सवाल पूछा। मैं कहना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार थी तो औसत महंगाई दर 8.1% थी। हमारी सरकार के दौरान यह घटकर 5.1% हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने अभी रोजगार पे सवाल पूछा। मैं बताना चाहता हूं कि आपके सरकार के 10 साल के कार्यकाल में कुल सरकारी नौकरियां 6 लाख दी गई। हमारी सरकार ने कुल नौकरियां 10 लाख देने का काम किया है। ईपीएफओ के आंकड़े के अनुसार हमारी सरकार ने प्रतिवर्ष 1.92 करोड़ रोजगार सृजित करने का काम किया है। लेकिन विपक्ष के साथियों को देश के संस्थाओं पे तो कोई भरोसा है नहीं। मैं दुनिया के संस्था का उदाहरण देना चाहता हूं। आईएमएफ के आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष
ऑटोमोबाइल सेक्टर में 25 लाख रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत में प्रतिवर्ष लगभग 65 लाख रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर के प्रश्न पे हमारे माननीय मंत्री ने उत्तर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि मणिपुर में जो हुआ वो मानवता को शर्मसार करने वाला है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मैं इस सदन को 140 करोड़ भारतीयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मणिपुर में शांति का सूरज फिर से खिलेगा और मणिपुर भारत के मानचित्र पे फिर से उभरेगा। मैं आप सूरज कब देखने जा रहे हैं मणिपुर? अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री गृह मंत्री गिरिराज मंत्री ने इस पे कड़ी निगरानी रखते हुए इसको अपने बस में लाने का पूरा प्रयास किया है। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहूंगा कि हमारा जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है उसमें साथ आइए। मैं यही कहूंगा कि मैं उगता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाऊं यदि धूलि सा, आंधी सा पुनः उभरता हूं, आंधी सा पुनः उभरता हूं। Thank you. The question hour comes to an end. Honorable Madam Speaker, a serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper of Delhi. While commenting on the recommendation of the Public Account Committee, the paper has attributed dishonest motive, and I have requested you to allow me a question on that matter now. Honorable Speaker, before this site put for the vote any of their developmental project and an increment in GDP, let them get to know the rules, regulation, norms, discipline, and the decorum of the parliament. Let them not make the people ashamed of whom they choose to be their representative. धिक्कार गोविंद कुमार, तेरी सरकार पे धिक्कार। विपक्ष हमारी झूठी है, विपक्ष हमारी झूठी। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। सभा की गरिमा बनाए रखें। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। गोविंद कुमार की सरकार। प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। सभा की गरिमा बनाए रखें। श्री अर्चित सुमन जी, have you given notice of it earlier? Yes, Honorable Speaker, I have already given the notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. Do not spring a surprise on me like this. I shall consider it and let you know. Now papers to be laid. Honorable Minister of Health and Social Welfare, Shri Bhavani, please. Honorable Speaker, Madam, I beg to lay on the table the copy of the papers of reports related to the following: the Pharmacy Bill of 2023, which includes the salient features: A. Regulatory modernization, B. Revised qualifications, and C. Strengthening oversights. Thank you. Thank you. Now Honorable Minister of Electronics and Information Technology, Shri Anubhav, please. Honorable Speaker, Madam, with your permission, I would like to lay down the followings. A. Report related to data collection rules. B. List of obligations of